तो हमारा चैप्टर है रासायनिक आबंधन 3। कुछ विशेष नहीं है ना। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पहले से जानते हैं, पहले से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। एक सेकंड रुकेंगे। तो पहले से जो पढ़ा हुआ है वो क्या है? आप लोगों ने पढ़ा था दुर्बल बंध, याद है आप लोगों को? दुर्बल बंध जैसे हाइड्रोजन बंध, वांडर वाल बल, इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बंध। अब यहां थोड़ा ज्यादा डिटेल करेंगे। सबसे पहले जाने कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है। हमने ये देखा कि जब हाइड्रोजन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, मूल रूप से ये तीन ही हैं। तो जब हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी तत्व, सल्फर भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, लेकिन मूल रूप से ये तीन है। तो जब हाइड्रोजन इन तीन में से किसी तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, जैसे HF या HOH, ठीक है ना, या NH3, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो होता यह है कि क्योंकि ये तीनों तत्व बेहद विद्युत ऋणात्मक हैं, ये बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, थोड़ा आकर्षित करते हैं, जिससे इन तत्वों पर थोड़ा ऋणावेश और हाइड्रोजन पर थोड़ा धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इनके साथ हाइड्रोजन का बना बंध प्रबलता से ध्रुवित हो जाता है, यहां ध्रुवण की मात्रा ज्यादा होती है। अब जब ऐसे अणु परस्पर नजदीक आते हैं तो एक अणु का धनात्मक हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऋणात्मक परमाणु के साथ एक दुर्बल बंध का निर्माण करता है, दुर्बल आकर्षण बंध का निर्माण करता है, और इस आकर्षण बल को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आप ऐसा करके इसमें ऐसा बना सकते हैं। तो यह है हाइड्रोजन बंध। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, तो इन तत्वों की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण बंध का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर इन तत्वों की ओर विस्थापित रहता है, जिसकी वजह से इन तत्वों पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, अर्थात बंध प्रबलता से ध्रुवित हो जाता है। जब ऐसे अणु, ऐसे ध्रुवित अणु परस्पर निकट आते हैं तो एक अणु का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित परमाणु के साथ दुर्बल आकर्षण का अनुभव करता है और एक बंध बनाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध नाम देते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया सामान्य। हाइड्रोजन बंध बनने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं? तो सबसे पहली चीज, जो शर्तें हैं, शर्तें क्या क्या हैं, क्या क्या जरूरतें हैं? पहला, हाइड्रोजन सीधे विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाइड्रोजन सीधे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हो। और ये तत्व कौन कौन से हैं? मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है ना। यही मेन तत्व हैं जिनके साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो सकता है। दूसरा है कि ध्रुवण की मात्रा बहुत होनी चाहिए, ध्रुवण पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है। अब हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। अब हम इसके प्रकार की बात करेंगे।
प्रकार। तो पहला प्रकार इसका है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, जैसा कि आप देख सकते हैं HF के दो अलग अलग अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बना। तो ये एक अणु अलग है, ये दूसरा अणु अलग है। दोनों एक जैसे जरूर हैं लेकिन स्वतंत्र अणु हैं। तो दो स्वतंत्र अणुओं के बीच अगर हाइड्रोजन बंध बने तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। जैसे जल में आप देखो, जल के साथ हाइड्रोजन बंध, ये सब अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के उदाहरण हैं। दूसरा है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो एक उदाहरण लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। नाइट्रो ग्रुप हमेशा ध्रुवित होता है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन बंध बना। आप देखें ये एक अणु है, पूरा एक अणु है और इस एक अणु के दो अलग अलग समूहों के बीच हाइड्रोजन बंध बन रहा है। यानी एक ही अणु के भीतर उसी के परमाणु, उसी के समूह आपस में जब हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो वो कहलाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं, कैसे जाना गया कि हाइड्रोजन बंध है? पहली बात तो ये कि जैसे जलीय विलयन में जब हम H2F2 को मिलाते हैं तो हमारा अंदाजा जैसे HCl जैसा है। HCl आयनित करो तो एक H+ और एक Cl- मिलता है, यहां नहीं मिलता। यहां एक H+ मिलेगा और आपको मिलेगा FHF-, इस तरीके से मिलेगा। यानी HF2- मिलेगा। ये ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, HF2-। तो इससे पता चलता है कि एक फ्लोरीन के साथ तो इसका सामान्य बंध है, जबकि दूसरे के साथ यहां कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। एक्स किरण से भी हमको ये ज्ञात हुआ। इसके अलावा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री और बहुत सारे गुण। अब यहां पे हमारा काम की चीज आती है, हाइड्रोजन बंध। अच्छा, एक बात अभी समझेंगे कि जब मैं सामान्य हाइड्रोजन बंध की बात करूं तो वो कौन सा हाइड्रोजन बंध है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध को हम अलग से अंतः अणुक के नाम से ही जानेंगे। तो अभी हम बात करेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध से क्या प्रभाव पड़ता है, ये गुणों को कैसे प्रभावित करता है। पहला है अणुभार। अणुभार, अगर हम बेंजीन में एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र ज्ञात करें या एसिटिक अम्ल को सामान्य तौर पे हम क्या करें, अणु भार उसका ज्ञात करें, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। इसमें दो कार्बन है 12 दूनी 24, दो हाइड्रोजन है 16 दूनी 32, चार हाइड्रोजन है 4। टोटल जोड़ो तो ये आ जाएगा 24, 24 और 4 28 और 32 60। लेकिन इसका अणुभार हमेशा हमको कितना मिलता है, 120 मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि विलयन में एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये
तो ये क्या बना रहे हैं? द्विलक, दो अणुओं का समूह। और दो अणुओं के समूह को बनाने में कौन मदद कर रहा है? हाइड्रोजन बंध। तो चूंकि ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना के दो दो अणुओं का जोड़ा बना लेते हैं, तो जब भी हम एक अणु को का भार निकालने की कोशिश करते हैं, वो एक साथ दो का निकल जाता है। तो इसलिए अणु भार 60 की जगह कितना मिलता है? 120। तो पहला गुण कि ये कई चीजों के अणुभार को अधिक कर देता है, या प्रयोग में हमको अधिक मान मिल रहा है, उसका कारण ये होता है। दूसरा है भौतिक अवस्था। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इससे आता है। आपने 11वीं या 12वीं में पढ़ा होगा कि H2S गैस है जबकि H2O द्रव होता है ना? पढ़ा है। इसका कारण यह है कि H2O में ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण OH बंध ध्रुवित रहता है, और इस ध्रुवण के कारण ये क्या करता है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। तो जल के अणु इसी तरीके से क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होगा? संगुणित, इकट्ठा रहेगा और गैस की जगह द्रव अवस्था में पाया जाता है। H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? रहता ये भी ऐसा ही है, लेकिन सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए बंध का ध्रुवण इतना नहीं हो पाता कि हाइड्रोजन बंध बन पाए। इसीलिए शर्तों में मैंने क्लियर किया था कि केवल 3 मूल तत्व लिए गए हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बंध को इतना ध्रुवित कर सकती है कि हाइड्रोजन बंध बन जाए। बाकी लोग बंध को ध्रुवित तो करते हैं, पर उस सीमा तक नहीं कर पाते कि हाइड्रोजन बंध बने। तो अगर ध्रुवण एक सीमा से कम है तो ठीक है, वहां हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा, इसलिए H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। तो ये क्या रहता है? अलग अलग रहता है, एक साथ नहीं हो पाता। एक साथ नहीं होने के कारण ये गैस अवस्था में होता है। गलनांक और क्वथनांक, ये भी एक क्वेश्चन आपने 12वीं में पढ़ा होगा। गलनांक व क्वथनांक आपने पढ़ा होगा। जैसे यहां एक प्रश्न क्या था हमारा? H2S गैस है जबकि H2O द्रव। उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बंध। अब यहां एक प्रश्न था कि अमोनिया का गलनांक, अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन से अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो अमोनिया के अणुओं में हाइड्रोजन बंध, कौन सा हाइड्रोजन बंध? अंतरा अणुक, अंतर अणु क्या? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो इसके अणुओं को बांध कर रखता है। बांध कर रखने के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। फॉस्फीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। फिर हमने ये देखा कि बर्फ पानी से हल्का है। यह भी एक प्रश्न है कि बर्फ पानी पर तैरता है। क्यों? क्योंकि बर्फ में जल के अणुओं के मध्य दृढ़ हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये दृढ़ हाइड्रोजन बंध पिंजरे नुमा संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, पिंजरे नुमा संरचना का निर्माण करता है, और इस पिंजरे नुमा संरचना के कारण बर्फ के अणु के अंदर या बर्फ के जालक में, क्रिस्टल में बहुत सारी जगह खाली रहती है। बहुत सारी जगह खाली होने के कारण क्या होता है
कि अंदर स्पेस ज्यादा होगा तो घनत्व कम हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, बर्फ में ऑक्सीजन, जल का प्रत्येक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा होता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से और 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ऐसे में हम सबको पता है कि सहसंयोजक बंध ज्यादा मजबूत होता है, हाइड्रोजन बंध उससे कम मजबूत होता है। तो इसलिए इसकी संरचना परफेक्ट क्रिस्टलीन होके थोड़ा सा खुली खुली सी हो जाती है। इसको हम कहते हैं पुकर्ड संरचना, या ये क्या बना लेता है, एक खोखली संरचना का निर्माण करता है, पिंजरे नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसमें बहुत सारा रिक्त स्थान होता है। और इस खाली जगह के कारण बर्फ का आयतन ज्यादा और घनत्व कम हो जाता है, जिससे ये पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या है आपका, बर्फ पानी पर तैरता है, उसका कारण हो गया। दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आप में से कितने लोगों ने कभी थर्माकोल को पिघलाया है? थर्माकोल को पिघला के देखिए, वो सिकुड़ता है, अंदर की ओर जाता है, इसको कहते हैं इंप्लोजन, फैलना बाहर, एक्सप्लोजन। ठीक है। तो जब ये बर्फ है, ध्यान से देखेंगे, यहां मैं घनत्व लिख रहा हूं और यहां तापमान, या यहां आयतन लिख लेते हैं। ठीक है ना। हम सबको पता है कि बर्फ का आयतन पानी से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, अभी अभी पढ़ा है हमने, क्योंकि बर्फ में पिंजरे, खुले पिंजरे नुमा संरचना होती है, अंदर काफी खाली जगह होती है। अब जब मान लो कि अभी आयतन यहां पे है, जब आप ताप बढ़ाना शुरू करते हैं और 0 डिग्री से ऊपर चलते हैं 1 डिग्री, तो क्या हुआ, अब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो ये हाइड्रोजन बंध टूटने लगेंगे। ये हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तो जल के अणु गति करेंगे और उन खाली जगहों को भरना शुरू करेंगे। तो क्या होता है, बर्फ पिघलने पे फैलता नहीं, सिकुड़ता है, यानी आयतन में कमी आती है। तो आयतन घटता जाएगा और घटते घटते एक ऐसी स्थिति आएगी कि सारी अंदर की जगह भर गई, अब कोई खाली जगह नहीं बची है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ या जल के भीतर कोई खाली स्थान नहीं बचता, सारा खाली स्थान जल के अणुओं से घिरा होता है। इसलिए यहां घनत्व क्या होता है, अधिकतम। अब अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा इनको प्रसारित करती है, इसलिए आयतन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है। और घनत्व फिर घटने लगता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पर बर्फ के सभी दृढ़ हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, और बर्फ के अंदर जितनी खाली जगह होती है वो जल के अणुओं द्वारा भर दी जाती है, इसलिए यहां घनत्व अधिकतम होता है। क्लियर है ये। अब इसके बाद बारी आती है उच्च शांता। शांता मतलब गाढ़ा। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। शांता से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, H2SO4 की शांता उच्च होती है, ये बहुत गाढ़ा होता है, तेल जैसा। क्यों होती है भाई, इसका भी कारण यह है कि H2SO4 में सल्फर या H2SO4 के अणु जो होते हैं वो प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं।
परस्पर प्रबल हाइड्रोजन बंध से जुड़े होने के कारण ये क्या करेंगे, आपस में संगुणित रहते हैं, आपस में एकत्रित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अणु क्या रहेंगे, बहुत नजदीक नजदीक रहेंगे। आकर्षण बल अधिक होने के कारण अणु परस्पर नजदीक और एकत्रित रहते हैं, जिसके कारण इसकी श्यानता या सघनता अधिक होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, मूल बातें यहां तक। नेक्स्ट चीज, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध क्या असर डालता है। ये तो सारा असर किसका था, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध सब उल्टा कर देता है। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध अगर बनेगा तो अणु क्या होता है, आपस में ही, जैसे अगर मैं अपने ही हाथ को ऐसे बांध लूं तो मैं किसी और से नहीं जुड़ सकता, और जब मैं किसी और से नहीं जुड़ पाऊंगा तो मैं अकेला रहूंगा, और मैं अकेला रहूंगा तो क्या होगा ये कि मेरी भौतिक अवस्था डिग्रेड हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। यानी अगर मैं ठोस हो सकता हूं तो द्रव हो जाऊंगा, द्रव हो सकता हूं तो गैस हो जाऊंगा। अगर गलनांक क्वथनांक ज्यादा हो सकता है तो कम हो जाएगा। तो जैसे एक प्रश्न आता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक या गलनांक भी लिख सकते हैं आप, पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होता है। ये एक प्रश्न है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जब आप बनाते हैं तो आप देखते हैं कि यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीजन और OH ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध इसको दूसरे अणुओं के साथ जुड़ने से रोक देता है। मतलब अब हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल किसी और अणु से नहीं जुड़ सकता, इसलिए ये अकेला रहता है और इसके अणुओं के मध्य कोई विशेष आकर्षण बल कार्यरत नहीं होता। जबकि अगर मैं पैरानाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करूं तो आप देखिए कि पैरा यानी जस्ट नीचे की ओर, ठीक है। पैरानाइट्रोफिनॉल के बारे में अगर आप बात करें तो हम देखते हैं कि अब यहां तो जुड़ ही नहीं सकता, इतना दूर है कि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बन सकता। तो ये आपस में दो अणु, अलग अलग अणु आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, यहां ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये परस्पर क्या रहेंगे, जुड़े रहते हैं, और परस्पर जुड़ने के कारण इनमें संगुणन होता है, ये इकट्ठे रहते हैं और इनका गलनांक ज्यादा हो जाता है। तो ये ऑर्थो है और ये पैरा के अणु है। पैरा के अणुओं में कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध अणुओं को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं हाइड्रोजन बंध का सिद्धांत क्या है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। हाइड्रोजन बंध का सिद्धांत, हितेश क्या बात है, ठीक है, कुछ दिक्कत है? अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क वाली जगह में रहें। अच्छा, हाइड्रोजन बंध का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई स्थिर विद्युत सिद्धांत, जो कि बताया गया है। स्थिर विद्युत सिद्धांत ये कहता है कि हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और उससे जुड़े परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जो अणुओं के बीच विद्युत आकर्षण बल को जन्म देता है। इसके अलावा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया भी इसी तरह की है। और संयोजकता बंध सिद्धांत में हमने पढ़ा कि ध्रुवण हो जाता है, यानी आकर्षण के कारण ध्रुवण हो जाता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है।
अब आते हैं हम वांडरवाल आकर्षण बल पे। ये आपने पढ़ा हुआ है, द्रव अवस्था जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तब मैंने ये तीनों तरह के बल बताए थे। मैं उसको हल्के से रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। तीनों तरह के बल आपने पढ़े हैं, डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं चाहे तो। और देखिए, वांडरवाल आकर्षण बल, आकर्षण, तो सबसे पहला है द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण, या अन्योन्य क्रिया भी लिखा हो सकता है। तो अणु दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें एक पर थोड़ा धन और दूसरे पर ऋण हो, जैसे HF में, जैसे H2O में, जैसे अमोनिया में, जैसे आप HCl में मान सकते हैं, H2S में मान सकते हैं। ध्रुवण होता है, ध्रुवण मतलब एक हिस्से पे थोड़ा धनावेश होगा और दूसरे पे ऋणावेश। तो जब ऐसे स्थायी द्विध्रुव, जहां जिसमें एक हिस्सा ऋणावेशित और दूसरा धनावेशित हो, परस्पर निकट आते हैं, तो इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, ये द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था में अमोनिया में जो बंध है, उसको मूल रूप से कई बार द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल भी कह देते हैं। दूसरा, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। जब एक स्थायी रूप से ध्रुवित अणु एक सममित अणु के नजदीक आता है, सममित अणु में इलेक्ट्रॉन सभी तरफ बराबर होते हैं, तो इसका ऋणावेश इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, प्रतिकर्षित करता है, जिससे इस उदासीन अणु की सममिति बिगड़ जाती है। इसके एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, उधर ऋण आ जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन कम है उधर थोड़ा धन। ये कहलाया प्रेरित द्विध्रुव, क्योंकि ये अपने आप में ध्रुवित नहीं है, ये इस स्थायी द्विध्रुव के कारण ध्रुवित हुआ है। तो अब इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा, वो आकर्षण बल कहलाएगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। और तीसरा है आपका तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, या इसी को लंदन बल के नाम से पढ़ा हुआ है हमने, जानते हैं। होता यह है कि यह एक उदासीन परमाणु है या अणु है, जब यह किसी से टकराता है, दूसरे अणु से टकरा गया, पात्र की दीवार से टकरा गया, किसी चीज से टकरा गया, तो जैसे ही टकराता है, इसमें एक क्षण के लिए इलेक्ट्रॉन का विन्यास गड़बड़ हो जाता है। यानी एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो ऋण हो जाएगा, और दूसरी तरफ कम, वो थोड़ा धन हो जाता है। इसको कहते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव। तात्क्षणिक द्विध्रुव का मतलब अभी उत्पन्न हुआ है और अभी सही हो जाएगा वापस, 1 सेकेंड से कम समय में बना भी है और वापस फिर से ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस 1 सेकेंड में और क्या क्या होता है, इसको देखते हैं। तो ये जो तात्क्षणिक द्विध्रुव है तो ये द्विध्रुव जिसका एक तरफ थोड़ा ऋण है और एक तरफ थोड़ा धन है, तो ये दूसरे उदासीन अणु या सममित अणु को क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, और अगले इसी क्षण के अंदर ये तात्क्षणिक द्विध्रुव जो है, इस अणु में भी ध्रुवण उत्पन्न कर देता है। तो ये हो गया आपका प्रेरित द्विध्रुव।
पहला वाला अणु खुद से क्या हुआ, टकरा के ध्रुवित हुआ, तत्काल बना, तत्काल खत्म हो जाएगा, स्थायी नहीं है, ये अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन उसने दूसरे अणु को क्या कर दिया, ध्रुवित कर दिया, तो दूसरा अणु हुआ प्रेरित द्विध्रुव। अब इनके बीच जो आकर्षण बल है वो तो 1 सेकंड से कम समय के लिए होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर से अपने पुरानी स्थिति में आ जाएगा, ये भी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो ये जो आकर्षण है ये बनता बिगड़ता रहता है। टकराया, दूसरे के संपर्क में आया, आकर्षण हुआ, फिर खत्म हो गया, फिर दूसरे से टकराया, आकर्षण हुआ, फिर खत्म हो गया। तो बना बिगड़ा, बना बिगड़ा, बना बिगड़ा, ऐसा चलते रहेगा। इसको हम कहते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव या लंदन बल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब